हेलो फ्रेंड्स, डेलीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह। आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित एक टॉपिक पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और वो भी कौन सा है, छत्तीसगढ़ का नामकरण। ठीक है, आज हम छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। नेमिंग ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो देखिए क्या पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ को किस किस नाम से जाना गया। क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में कुछ मतों को देखते हैं, कुछ व्यूज़ या कुछ ओपिनियंस को देखते हैं, तो हमको पहला जो ओपिनियन हमको लगता है वो है कौन सा, कि छत्तीसगढ़ का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ छत्तीसगढ़ इज 36 फोर्ट्स, दैट इज 36 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। ये किले क्या है आप जानते हैं, जो दुर्ग कहा जाता है जिसको किले, तो उस 36 किलों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़। जो भूभाग वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है वो सदैव इस नाम से जाना नहीं जाता था। The present land which is known as Chhattisgarh has not been known as Chhattisgarh since ancient times। क्योंकि आप अगर विभिन्न शिलालेख दैट इज रॉक एडिक्ट्स, विभिन्न इंस्क्रिप्शंस अर्थात अभिलेख, या धार्मिक ग्रंथ रिलीजियस टेक्स्ट को भी आप अगर देखेंगे तो उसमें भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख छत्तीसगढ़ के रूप में नहीं मिलता। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में जो विभिन्न मत थे, वेरियस मतलब डिफरेंट व्यूज थे, या यूँ कहूँ प्राचीन समय में ये किस किस नाम से जाना जाता था, किन किन नामों से छत्तीसगढ़ को पुकारा गया, इसी संदर्भ में हम क्या करेंगे, यहाँ आज चर्चा करेंगे। तो जिसमें आप सबसे जो प्राचीन मत है या जो सबसे वाइडली स्प्रेड, जिसको सब स्वीकार करते हैं, वो कौन सा है, दक्षिण कौशल। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉपी पेन ले लीजिए और जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं मैं जो बोलूंगा आपको वो आप अवश्य क्या कीजिए, उसको नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिए मत जो है, तो पहला कौन सा है, दक्षिण कौशल। साउथ कौशल। आपको मालूम है कि वाल्मीकि कृत रामायण ऑफ वाल्मीकि, तो वाल्मीकि कृत रामायण में दो चीजों का उल्लेख हुआ है, एक उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। ठीक, इन रामायण ऑफ वाल्मीकि देयर आर मेंशन ऑफ नॉर्थ कौशल एंड साउथ कौशल। If we see the location of these two कौशल, that is उत्तरी कौशल, नॉर्थ कौशल एंड साउथ कौशल, तो ये कहा गया है कि उत्तरी कौशल जो था, है ना, ये जो था सरयू नदी के तट पर स्थित था। It was situated at the bank of सरयू river। ठीक, जबकि अगर हम दक्षिण कौशल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ साउथ कौशल, तो दक्षिण कौशल की जो अवस्थिति थी, लोकेशन था, वो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में था। दैट मीन्स द लोकेशन ऑफ साउथ कौशल वॉज साउथ ऑफ विंध्याचल माउंटेन। और आपको ये अच्छे से मालूम है, इसी दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी कौन, श्री राम की माता कौशल्या। क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उनका नाम क्या था, भानुमंत। क्या नाम था, भानुमंत। और भानुमंत की जो पुत्री थी वो कौन थी, कौशल्या। और इन्हीं कौशल्या का विवाह उत्तरी कौशल के जो राजा थे, आप जानते हो दशरथ जो है, जो श्री राम के पिता हैं, उनसे ये हुआ था। इट मीन्स कौशल्या वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ नॉर्थ कौशल, किंग दशरथ। अर्थात जो ये दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है, ये जो है ये श्री राम का ननिहाल है।
ठीक, तो ये जो क्षेत्र था, तो चूंकि वाल्मीकि कृत रामायण में दक्षिण कौशल का उल्लेख हुआ है, ठीक है, और साथ साथ यही दक्षिण कौशल जो है इसी को क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़। तो साउथ कौशल या दक्षिण कौशल के संदर्भ में अगर आप इसकी मान्यता ढूंढेंगे तो आपका आधार क्या होगा, वाल्मीकि कृत रामायण, जिसमें दक्षिण कौशल का उल्लेख हुआ है। और कालांतर में आपको ये मालूम है कि ये क्षेत्र राम को प्राप्त हुआ था। क्यों प्राप्त हुआ था? क्योंकि भानुमंत की एकमात्र थी पुत्री कौशल्या, क्योंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए ये क्षेत्र राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। और राजा दशरथ के पश्चात ये क्षेत्र राम को प्राप्त हुआ, श्री राम को प्राप्त हुआ। और श्री राम के पश्चात जो है उनके दो पुत्र, जिसमें लव और कुश थे, कुश को ये क्षेत्र प्राप्त हुआ। और कुश की जो राजधानी थी वो क्या थी, कुशस्थली। कुश की राजधानी जो थी वो क्या थी, कुशस्थली इसकी राजधानी थी। तो अगर आप विभिन्न अभिलेख या प्रशस्तियों में भी देखेंगे तो भी इस क्षेत्र के लिए दक्षिण कौशल अर्थात साउथ कौशल शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। दक्षिण कौशल का पहला मत तो यह हुआ कि वाल्मीकि कृत रामायण की अगर बात करें, दक्षिण कौशल के इस मत को पुष्ट करने वाला, अफर्म करने वाला जो दूसरा व्यू है या ओपिनियन या जो मत है वो कौन सा है, रतनपुर के कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम का रतनपुर शिलालेख, द रतनपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ कलचुरी रूलर जाज्वल्य देव फर्स्ट। ठीक है, तो आप इसको दूसरा मान्यता आप लिख सकते हो कि रतनपुर ठीक, तो रतनपुर के कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में भी दक्षिण कौशल शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछा जाए कि दक्षिण कौशल का उल्लेख किसमें किसमें किया गया है, तो वाल्मीकि कृत रामायण में और साथ साथ रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे कौन, जाज्वल्य देव प्रथम के किस शिलालेख में, दैट इज रतनपुर शिलालेख। क्लियर? तो साउथ कौशल से संबंधित जो बिलीव है या जो मान्यता है उसके संदर्भ में आप इन दो पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया दक्षिण कौशल की मान्यता। अगला नामकरण अगर देखेंगे तो अगला है कौशल। ठीक, आप गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का नाम आपने सुना होगा। उनके दरबार में थे कौन, कालिदास। आपको मालूम होगा उनके जो नवरत्न थे, 9 जेम्स थे, उस 9 जेम्स में वन ऑफ द प्रोमिनेंट जेम्स वाज कालिदास। तो कालिदास की एक रचना थी कौन सी, रघुवंशम। ठीक है, कालिदास की एक रचना क्या थी, रघुवंशम। इस रघुवंशम में 2 टर्म का उल्लेख किया गया है। एक कौन सा, एक हुआ है उत्तरी कौशल और एक टर्म यूज किया गया कौन सा, कौशल। जो उत्तरी कौशल का क्षेत्र है ये अवध के लिए यूज किया गया है, अवध वाले क्षेत्र के लिए। ठीक है, और जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का भूभाग है उसके लिए केवल किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कौशल। अर्थात कालिदास की जो रचना है रघुवंशम में इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का, किस टर्म का प्रयोग किया गया, दैट इज कौशल। ठीक, अगर बात करें तो आपको मालूम है इलाहाबाद किले के अंदर स्थित जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, उस हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में भी इस क्षेत्र के लिए कौशल शब्द का ही प्रयोग हुआ है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हु वाज हरिसेन? तो आप सब जानते हो हरिसेन जो थे ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि या चारण कवि थे, और उन्होंने समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के संदर्भ में कौन सी रचना की थी, दैट इज प्रयाग प्रशस्ति। उस प्रयाग प्रशस्ति जो कि वर्तमान में इलाहाबाद किले के अंदर स्थित है, उसी प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, कौशल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, अगर हम इससे अगर कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले, तो आप एक बात को अवश्य नोटिस कर रहे होंगे कि
रघुवंशम जो किसकी रचना है? कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास जी की। और ये कालिदास जो है ये किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। मतलब ये किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश। और हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति थी, ये हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। मतलब ये दोनों ही, हरिसेन भी गुप्त वंश के दौरान था और कालिदास भी जो थे ये भी गुप्त वंश के दौरान थे। अर्थात अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये निश्चित तौर पे कह सकते, वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द प्रेजेंट एरिया दैट इज छत्तीसगढ़ वाज नोन बाय द नेम ऑफ कौशल। ये एग्जाम में पूछा जा भी चुका है कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये एक और मान्यता हो गई। अब आते हम नेक्स्ट मान्यता या अगली नाम के ऊपर। अगला नाम जो है वो है महाकौशल। आपने प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट नाम सुने होंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी पुरातात्विक रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? महाकौशल। इट मीन्स द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम हैड यूज्ड द टर्म महाकौशल इन हिज आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट। लेकिन ये जो महाकौशल शब्द का जो प्रयोग है केवल अलेक्जेंडर कनिंघम के ही इस रिपोर्ट में मिलता है, क्योंकि जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं या शिलालेख हैं या इंस्क्रिप्शंस अर्थात अभिलेख हैं, उनमें कहीं भी ये महाकौशल शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का कहना है कि महाकौशल शायद इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि महा जो एक शब्द है या उपसर्ग के रूप में आप कह सकते हो, ये महाशब्द जो है ये एक विशेषण है जो किसी भी चीज को महत्व को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर कौशल से अलग दिखने के लिए या ज्यादा इस क्षेत्र को महिमा मंडित करने के लिए इस कौशल के नाम के आगे क्या लगा दिया गया होगा? महाशब्द को एज अ प्रीफिक्स क्या कर दिया गया होगा? लगा दिया गया होगा। इट मीन्स टू डिस्टिंग्विश या टू make it more glorify, the term maha has been added before the name of kaushal and it became महाकौशल। ठीक है, इसको और अधिक विद्वानों ने इस प्रकार से समझाया कि महाशब्द अगर किसी के आगे लग जाता है तो वो शब्द का या उस क्षेत्र का या उस किसी भी चीज का उसका जो है महत्व जो होता है और अधिक बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक नदी को अधिक महिमा मंडित करने के लिए या उसके महत्व को अधिक बढ़ाने के लिए एक नदी के आगे क्या लगा दिया गया? एक शब्द महा लगा दिया गया और वो क्या बन गया? महानदी बन गया। ठीक उसी प्रकार एक देवी स्वरूप माया, ठीक है, जो माया का क्या है? प्रतीक है। ये देवी जो है उस देवी के माया को और अधिक महिमा मंडित करने के लिए और अधिक प्रभावशील बनाने के लिए, ठीक है, माया के आगे क्या लगा दिया गया? महा। तो वो क्या बन गया? महामाया। ठीक है, इसको और अधिक करते हैं कि जो महासमुद्र वाले क्षेत्र हैं वहां बड़े बड़े क्या हुआ करते थे? बहुत तालाब हुआ करते थे। कहा जाता है उन तालाबों का आकार इतना बड़ा था कि वो लगभग समुद्र जैसा दिखता था। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ऐसा मिलता है। तो बड़े बड़े अर्थात महा आकार के तालाब थे ना, जो कि समुद्र, महा आकार के तालाब जो कि समुद्र के समान थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? उसको क्या कहा गया? महासमुद्र कहा गया।
ठीक है। तो यही कारण है कि महाकौशल जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी पुरातात्विक रिपोर्ट में क्या किया, इसका पेश किया है, लेकिन इस संदर्भ में कोई और कहीं उल्लेख नहीं मिलता है महाकौशल के रूप में। विद्वानों का यह मानना है कहीं ना कहीं उत्तरी कौशल से दक्षिणी कौशल को अलग दिखाने के लिए या दक्षिणी कौशल को अधिक महिमा मंडित करने के लिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया, महाकौशल। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक नदी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाने के लिए उसके आगे महा जोड़कर वो क्या बन जाती है, महानदी बन जाती है। और एक देवी जो माया का स्वरूप है उसको उनको अधिक महिमा मंडित करने के लिए उनके आगे महा जोड़कर महा माया बन जाता है। और तालाब जो कि बहुत बड़े आकार के थे जिसको समुद्र के समान कहा गया उसके आगे महा लगा के महा समुद्र बन गया, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग के अंतर्गत एक जिला है। ठीक है, तो ये तीन बातें हमने देखा, कौन कौन सा, दक्षिण कौशल, कौशल और महाकौशल। एक और मत देखेंगे वो है कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के प्राचीन नामकरण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। खासकर आप अगर इसके संदर्भ में एक विशेष नाम को देखेंगे तो वो नाम आएगा आपको राय बहादुर हीरा लाल। राय बहादुर हीरा लाल, राय बहादुर हीरा लाल ने इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा। क्यों कहा, उनका यह मान्यता थी कि इस क्षेत्र में चेदी वंशीय राजाओं का क्या था, शासन था। चूंकि ये क्षेत्र, ये गढ़ चेदी राजाओं का था, इसलिए क्या बना, छत्तीसगढ़। और यही छत्तीसगढ़ क्रमशः या कालांतर में अपभ्रंश रूप में क्या बन गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, डन। तो ये हो गया किसका, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, जो कि राय बहादुर हीरालाल ने कहा। और उन्होंने इसको किससे जोड़ा, ये क्षेत्र चेदी राजाओं का था। तो चेदी राजाओं का था, चेदी राजाओं का ये क्षेत्र था, चेदी राजाओं का ये गढ़ था, इसलिए इसको क्या कहा गया, छत्तीसगढ़। और यही छत्तीसगढ़ कालांतर में क्या बन चुका, छत्तीसगढ़। तो ये हम पहले हमने चार मान्यता को देखा, कौन कौन सा, दक्षिण कौशल, कौशल, महाकौशल और चौथा हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़। ये तो हुआ अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जो कि प्राचीन संदर्भ में हैं। अगर हम साहित्य के संदर्भ में और अगर हम देखेंगे, वो भी छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के रूप में, है ना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार या यहाँ के जो प्रमुख जो विद्वान हुआ करते थे, जो अलग अलग राजाओं के दरबार में रहते थे, उनके संदर्भ में हमने क्या यहाँ हमको देखना है। तो लिखेंगे साहित्य में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन लिटरेचर। ठीक, फर्स्ट टाइम इन लिटरेचर। तो आपको ये बता दूं साहित्य में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ। तो आपको बता दूं कि आपने नाम सुना होगा खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय। और इसी लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे दलपत राव। ठीक, तो लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि कौन थे, दलपत राव। तो इस दलपत राव ने क्या किया था, 1486 या 1494, मैंने यहाँ दो सन लिखा क्योंकि हिंदी ग्रंथ के ही दो अलग अलग किताबों में सन के संदर्भ में दो अलग अलग क्या दिया है, मत दिया हुआ है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि खैरागढ़ के राजा जो थे कौन, लक्ष्मी निधि राय, उनके दरबारी कवि थे कौन, दलपत राव, जिन्होंने साहित्य में पहली बार क्या किया, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। और जिस अवधि में उन्होंने इस रचना को किया, रचना को रचा, वो अवधि कौन सी थी, लगभग 1486 या 1494। आप यहां एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो 1486 या 1494 की जो अवधि है, ये भारत के संदर्भ में जो था वो सल्तनत काल था। क्योंकि आपको मालूम है ये जो सल्तनत काल की अवधि जो है ये 1206 से लेके 1500
26 तक जाता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब इब्राहिम लोदी क्या होते हैं, पराजित होते हैं। ठीक है, तो देखिए सल्तनत काल जो कि इसी अवधि में आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का नामकरण जो था, जो वर्तमान हम जानते हैं जिस नाम से सल्तनत काल में, वो किस नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय ने अपनी रचना में इस क्षेत्र के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया, छत्तीसगढ़। अर्थात हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल में भी इस क्षेत्र के लिए क्या होता था, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग होता था, क्योंकि दलपत राव ने जिस समय ये रचना को रचा, उस समय भारत में जो था वो सल्तनत काल अस्तित्व में था। अब वो कविता कौन सी है जिसमें लक्ष्मी के दलपत राव ने क्या किया, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया साहित्य में, जिसे हम कह रहे हैं पहली बार? तो सुन लीजिए, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में न गढ़ैया रही, मर्दूमी रही नहीं, मर्दन के फिर हिम्मत से ना लड़ैया रही। ठीक है, ये है वो पंक्तियां जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार साहित्य में क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। क्या है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही, मर्दूमी रही नहीं, मर्दन के फिर हिम्मत से ना लड़ैया रही। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार साहित्य में इस समय दलपत राव के द्वारा किया गया था, जो खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे। अब वो अवधि कौन सा था, 1486 या 1494। ठीक है, ये हो गया पहली बार। अगला लिखेंगे, साहित्य में दूसरी बार, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में पहली बार। Second time in literature but first time in the political context। ठीक है, तो देखिए साहित्य में दूसरी बार, यूं कहें कि राजनीतिक संदर्भ में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब होता है। तो आप सुने होंगे कि रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे, कौन, राज सिंह। ठीक, इसको याद रखिएगा, रतनपुर के राज सिंह। इस राज सिंह के एक दरबारी कवि थे, उनका नाम था माखन मिश्र। गोपाल मिश्र कीजिएगा ना, माखन मिश्र नहीं, गोपाल मिश्र। इस गोपाल मिश्र की एक रचना थी, वो रचना कौन सी थी, खूब तमाशा। क्या रचना थी, खूब तमाशा। ये खूब तमाशा की जो रचना है, ये लगभग कब हुआ था, 1686, या हिंदी ग्रंथ में ही और सन भी मिलता है, वो 1689। ठीक, तो रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि कौन थे, गोपाल मिश्र। और गोपाल मिश्र की रचना क्या थी, खूब तमाशा, जो लगभग 1686 या 1689 के आसपास क्या किया गया था, रचा गया था। इट मींस द खूब तमाशा विच वाज कंपोज्ड बाय माखन मिश्र वाज द दरबारी पोएट ऑफ रतनपुर कलचुरी रूलर राज सिंह। And in this composition he used the term Chhattisgarh for the second time in the literature, but first time in context of political, या ये कह सकते हैं first time for the political context।
ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद करोगे। अब वो रचना क्या था, वो पंक्तियां क्या थी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। तो देखिए रचना क्या था। छत्तीसगढ़ गाढ़े, छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बड़े गढ़ोई जानी सेवा स्वामीन को रहे सके एड़ को मानी। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये उनकी रचना है गोपाल मिश्र की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था साहित्य में तो दूसरी बार, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में क्या हुआ था, पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये एक और हो गया। तीसरा देखेंगे हम बाबू रेवाराम। बाबू रेवा राम कायस्थ। आपको मालूम है कि रतनपुर के कलचुरियों का इतिहास लिखने वाले बाबू रेवाराम, उनकी एक रचना है कौन सी, विक्रम विलास। क्या थी उनकी रचना, विक्रम विलास, जो कब रची गई थी, लगभग 1896 में। तो बाबू रेवाराम ने भी अपनी रचना में क्या किया, छत्तीसगढ़ शब्द का ही क्या किया था, उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे कि वो रचना क्या थी, बाबू रेवाराम ने जो लिखा वो रचना क्या था, तो आप रचना याद रखेंगे, तिनमे दक्षिण कोसल देसा। तिनमें दक्षिण कौशल देसा, जहां हरि औतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनिमन भावन। ठीक, तो ये है रचना बाबू रेवाराम, जिसमें देखिए क्या यूज हुआ है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा राजनीतिक साहित्य में पहली बार यूज जो हुआ था वो किसने किया था, दलपत राव ने किया था, जो कि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि थे। साहित्य में दूसरी बार और राजनीतिक संदर्भ में पहली बार किसने किया था, गोपाल मिश्र, जो कि कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी जो रचना थी वो कौन सी थी, खूब तमाशा। और तीसरा हमने कहा बाबू रेवाराम कायस्थ, जो कि कलचुरियों का इतिहास लिखे थे, है ना, तवारी के है वंश, उनकी बहुत सारी रचनाएं, उसमें इससे एक रचना है कौन सी, विक्रम विलास, जो कि 1896 में क्या किया गया था, रचा गया था। उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये भी हो गया एक। अगला मत देखेंगे, दंतेवाड़ा शिलालेख। दंतेवाड़ा शिलालेख। दंतेवाड़ा शिलालेख की जो सबसे बड़ी विशेषता है, द स्पेसिफिक फीचर ऑफ दंतेवाड़ा रॉक एडिक्ट इज कि ये किसमें रचा गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा में रचा गया है, अर्थात ये छत्तीसगढ़ी में रचा गया, छत्तीसगढ़ का पहला शिलालेख इसको माना जाता है। दैट मीन इट इज द फर्स्ट रॉक एडिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विच इज कंपोज्ड इन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। ठीक, क्या विशेषता है इसमें, ये विशेषता है एक तो ये छत्तीसगढ़ी में रचा गया है, और इसको रचने वाले कौन थे, तो कहा जाता है कि ये दंतेवाड़ा शिलालेख जो है ये आज से लगभग 300 वर्षों से भी पहले का है।
इसके बारे में उल्लेख करते हुए रमेंद्रनाथ मिश्र, जो कि आप जानते हो इनकी किताब भी आप पढ़ते हो, हिंदी ग्रंथ एकेडमी या बहुत सारी किताब इनके इतिहासकार हैं, ठीक है, रमेंद्रनाथ मिश्र रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने इस दंतेवाड़ा शिलालेख का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह शिलालेख 31 मार्च 1702 कब 31 मार्च 1702 में लिखा गया। और इसको लिखने वाले कौन थे? तो बस्तर अंचल में जो वंश था, कौन सा? काकतीय वंश। उस काकतीय वंश के राजगुरु मैथिल पंडित भगवान मिश्र जी, भगवान मिश्र जी जो थे उन्होंने क्या किया था? इस दंतेवाड़ा शिलालेख की रचना की थी। कहा जाता है कि यह दंतेवाड़ा शिलालेख आज भी दंतेवाड़ा मंदिर की दीवारों पर यह गड़ा हुआ है। इट इज स्टिल एम्बेडेड ऑन द वॉल ऑफ दंतेवाड़ा टेम्पल। और इस शिलालेख का उल्लेख जो है आप बहुत ही छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, उन्होंने भी अपनी रचना में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो आपने इसको भी देख लिया कि हमने कौन कौन सा देखा, साहित्य में पहली बार, राजनीतिक संदर्भ में पहली बार, या अगला देखे बाबू रेवाराम कायस्थ के अनुसार, और फिर दंतेवाड़ा शिलालेख के बारे में भी हमने इसको देख लिया। ठीक, अगला क्या देखेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में। आपने अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना, जो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। उस अलेक्जेंडर कनिंघम के एक सहयोगी थे जिनका नाम था वेगलर। क्या नाम था? वेगलर। तो वेगलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेगलर, तो देखिए वेगलर ने एक ऐसी घटना का या एक ऐसी स्टोरी का उल्लेख किया है जो थोड़ा सा विश्वास करने में थोड़ा हमको कठिन अनुभव होता है। क्या कह दिया ऐसा जो हमको विश्वास करने में थोड़ा सा असहज होता है? वो उन्होंने कहा कि बिहार में एक राजा था जरासंध। Once upon a time there was a king named जरासंध in बिहार। ठीक है, कहा जाता है कि जरासंध जो था अत्यधिक अत्याचारी शासक था। ही वॉज ब्रूटल बाई नेचर, काफी मतलब अत्याचार कर, काफी क्रूएल था। तो इसी के अत्याचार से पीड़ित होकर 36 चर्मकारों का परिवार चर्मकारों का परिवार जो है वो इस क्षेत्र में आकर बस गए। और 36 परिवार ने 36 क्या बनाए? घर बनाए। और यही 36 घर कालांतर में क्या बना? छत्तीसगढ़ बन गया। यद्यपि ये विश्वास करना थोड़ा सा असहज या थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये कैसे है कि अत्याचार से संबंधित कोई एक घटना था जिससे 36 चर्मकारों का परिवार वहां से माइग्रेट करके इस क्षेत्र में आके एक राज्य जैसा कुछ बसा दिया जिसमें उन्होंने 36 घर बनाए। और यही 36 घर जो है वो कालांतर में क्या बन गया? छत्तीसगढ़। लेकिन जो भी है विश्वास करने योग्य है या न है वो बहुत बात की बात है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के जो सहयोगी थे कौन? वेगलर, उन्होंने ये मत क्या किया? प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये हमने देख लिया। अगला जो है वो है एकदम लॉजिकल, अगला जो है एकदम तार्किक मत। कौन सा? गढ़ों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गढ़, दैट इज फोर्ट्स। गढ़ों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्ट्स या ऑन द बेसिस ऑफ गढ़s। तो देखिए शाब्दिक दृष्टि से ही छत्तीसगढ़ का अर्थ क्या होता है? छत्तीसगढ़ अर्थात 36 किले। ठीक, छत्तीसगढ़ थे, इस क्षेत्र में 36 किले थे, इसलिए इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा। कलचुरी काल की अगर आप बात करेंगे तो कलचुरी काल में रतनपुर राज्य के अधीन 18 गढ़ थे और रायपुर राज्य के अधीन कितने गढ़ थे? 18 गढ़ थे। और यही 18 गढ़ अर्थात कुल छत्तीसगढ़ से ही इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा। इतना ही नहीं, ऐसा मान्यता है कि
शिवनाथ नदी जो है इस गढ़ों को विभाजन करने वाली क्या थी? नदी थी। अर्थात अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे, अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको बता दूं ये जो शिवनाथ नदी है, ये शिवनाथ नदी ही क्या करती है? गढ़ों को विभाजित करने वाली नदी है। शिवनाथ नदी के उत्तर में कितने गढ़ थे? 18 गढ़ थे। और शिवनाथ नदी के दक्षिण में कितने गढ़ थे? 18 गढ़। ये 18 गढ़ किसके अधीन थे? कलचुरी। और ये भी 18 गढ़ कलचुरी के ही अधीन थे, लेकिन अंतर क्या है? ये रतनपुर कलचुरी के अधीन थे और ये रायपुर कलचुरी के अधीन थे। तो इन्हीं 18 गढ़ के आधार पर ही छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़। ये जो 18 गढ़ की जो सूची है, जो लिस्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया था? हैविट और चिस्म। हैविट और चिस्म ने अपनी रिपोर्ट में इन गढ़ों का क्या किया? सूची प्रदान की। हैविट एंड चिस्म प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ दिस 1818 दैट इज 36 फोर्ट्स। ठीक है, इतना ही नहीं, गढ़ों की जो सूची देने वाली जो पहले मान्यता प्राप्त अभिलेख है, द रिकॉग्नाइज्ड इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द 36 गढ़, दैट इज कौन सा है? रायपुर कलचुरी के जो एक राजा थे, क्या नाम था उनका? ब्रह्मदेव राय। ठीक है, तो ब्रह्मदेव राय का एक शिलालेख था, कौन सा या अभिलेख था? तो वो था कौन सा? खल्लारी। तो खल्लारी शिलालेख से भी, जो कि रायपुर कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय का शिलालेख है, उसमें भी क्या होता है? इस 18 गढ़ अर्थात 36 गढ़ों की सूची हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। अब सवाल उठता है, ये गढ़ कौन कौन से थे? ठीक है, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से गढ़ थे, जिसमें आपके रतनपुर के अधीन जो थे वो आपके 18 गढ़ थे, और कलचुरी जो रायपुर वाले थे उनके अधीन कितने थे? 18 गढ़ थे। तो 18 छत्तीसगढ़ कौन कौन से थे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 18 गढ़ की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से थे? तो 18 गढ़ किसके अधीन? जो रतनपुर के अधीन थे। और इनको विभाजित करने वाली जो 18 गढ़ थे वो नदी कौन सी थी? शिवनाथ नदी। इसको भी आप अवश्य याद करेंगे। तो देखिए कह सकते हैं रतनपुर राज्य के अधीन 18 गढ़ कौन कौन से थे? आपको तो हिंदी ग्रंथ अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लैट ही मिलेगा, 18 गढ़ रतनपुर के अधीन और 18 रायपुर के अधीन। लेकिन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से इसको जिलों के आधार पर भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। लेकिन आप प्रयास कीजिए इसको फ्लैट ही याद कीजिए, लेकिन चूंकि हमको याद करना है तो हमको ईजीएस्ट वे अपनाना है, तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसा हम अगर बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर के अधीन जो गढ़ थे वो टोटल कितने थे? 5। ठीक है, 5 थे। वो 5 कौन कौन से थे? रतनपुर, विजयपुर, ओखर, पंडरभट्टा, 5 नहीं 6 कीजिएगा, पंडरभट्टा, केंदा और कंडरी। कंडरी मतलब ये था पेंड्रा, हालांकि अब तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है, ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि बिलासपुर के अधीन कितने थे? 6। कौन कौन सा? रतनपुर, विजयपुर, ओखर, पंडरभट्टा, केंदा और कंडरी। ये हो गया बिलासपुर के अधीन। अगर हम जांजगीर चांपा की बात करें, जांजगीर चांपा की अगर हम क्या करें बात करें, तो जांजगीर चांपा के अधीन कितने गढ़ थे? 4। ठीक है, ये 4 नामों को भी क्या करेंगे आप अच्छे से इसको याद करेंगे। पहला मदनपुर, मदनपुर मतलब वर्तमान का चापा, चापा को क्या कहा गया? मदनपुर। ठीक है, अगला खरौद, कोटगढ़ जो कि अकलतरा के आसपास का क्षेत्र है, और सौंठी,
ये हो गया आपके जांजगीर के अंतर्गत का। ठीक है, अगर हम कोरबा के अंतर्गत बात करें, कोरबा, तो इसमें भी कितने थे? 4 थे। कौन कौन सा? कोसगई, जिसे हम क्या कहते हैं वर्तमान में, जो छुरी वाला जो क्षेत्र है ना, उसको हम जानते हैं। ठीक है, और कौन सा? जैसे कोसगई है, यहाँ तो आप रतनपुर का इतिहास पढ़े हो तो आपको मालूम है बहारेंद्र शाह के समय का इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो एक हो गया कौन सा आपका? कोसगई, लाफा, मातीन और उपरोड़ा। तो ये हो गया आपका कोरबा के अधीन। ठीक है, आगे और देखेंगे तो बेमेतरा के अधीन, इसमें 2 पढ़ोगे आप, मारो और नवागढ़। मारो और नवागढ़ ये आपका किसके अंतर्गत हो गया? बेमेतरा के अंतर्गत। अगर आप बलौदा बाजार के अंतर्गत देखोगे तो इसमें था सेमरिया, और एक जो है वो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है, वो आप देखोगे कौन सा? मध्य प्रदेश के कहा जाता है ये बघेलखंड का क्षेत्र था, वो था कौन सा गढ़? करकट्टी। तो देखिए ये हो गया आपके 18 गढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये 18 गढ़ जो थे ये शिवनाथ नदी के उत्तर में थे। कहाँ थे ये 18 गढ़? शिवनाथ नदी के उत्तर, नॉर्थ ऑफ शिवनाथ रिवर। और किसके अधीन थे? रतनपुर राज्य के अधीन। इसी प्रकार शिवनाथ नदी के दक्षिण में अर्थात रायपुर के अधीन कितने थे? वहां भी 18 थे। इसको भी हम देख लेते हैं। शिवनाथ नदी के दक्षिण में, साउथ ऑफ शिवनाथ रिवर, और किसके अधीन? अंडर रायपुर राज्य। रायपुर कलचुरी की लिखेंगे, रायपुर कलचुरी, उसको भी बिलासपुर कलचुरी कर लीजिएगा, सॉरी रतनपुर कलचुरी कर लीजिएगा। रतनपुर के बाद अब रायपुर कलचुरी के अधीन 18 गढ़। तो इसमें कौन कौन से? तो देखिए इसको याद कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे रायपुर में, अभी रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले, तो उसको लिख लीजिए रायपुर, उसके बाद गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी और महासमुंद, ये 5 हैं। दुर्ग से निकले कौन कौन से जिले हैं? आपको मालूम है, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। हालांकि राजनांदगांव को लिखेंगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं। रायपुर के अधीन आप 2 याद करेंगे, कौन कौन सा? एक आपका अच्छे से याद होगा रायपुर ही है, और दूसरा अमीरा या अमोरा। एक तो हो गया कौन सा? रायपुर, और दूसरा कौन सा होगा? अमीरा या अमोरा। अमीरा या अमोरा। गरियाबंद की अगर आप बात करेंगे तो यहां 2 याद रखेंगे, एक राजिम और एक आप याद करेंगे फिंगेश्वर। ठीक। बलौदाबाजार की बात करेंगे तो 2 याद रखेंगे, एक कौन सा? लवन और दूसरा सिमगा। कौन सा? लवन और दूसरा सिमगा। ठीक। धमतरी में आपको एक याद करना है, वो कौन सा? टेंगनागढ़। महासमुंद में आप 4 याद करेंगे, एक तो खल्लारी को ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, खल्लारी ये फेमस जगह है। दूसरा सिरपुर को भी याद कर लीजिए। तीसरा सुअरमार, और चौथा मोहदी। ठीक है, ये 4 हो गया। दुर्ग के अंतर्गत आपको याद करना है 2, एक दुर्ग और दूसरा पाटन। एक कौन सा? दुर्ग और दूसरा पाटन। ठीक है। अगर आप बेमेतरा की बात करेंगे तो इसमें आप 2 याद करेंगे, एक सारधा, एक सिरसा।
सारधा और सिरसा। और आप अगर बालोद की बात करेंगे तो बालोद में याद करेंगे अकलवाड़ा या एकलवार, अकलवाड़ा या एकलवार। ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ऊपर इस लाइन को मिटा रहा हूं। आगे अगर देखेंगे तो राजनांदगांव, राजनांदगांव, तो राजनांदगांव में आप याद करेंगे एक नाम है सिंगारपुर, सिंगारपुर। और एक नाम ऐसा है जो कि अज्ञात है, अर्थात उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया, वो कौन सा है? सिंगारगढ़, अज्ञात, अननोन, सिंगारगढ़। ठीक है, सिंगारगढ़ जो है ये क्या है? अज्ञात है, इसका लोकेशन अभी भी ट्रेस आउट नहीं हो पाया। तो देखिए यहां भी 18 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, तो ये गढ़ जो है, गढ़ों के आधार पर ही ये एक्चुअली सबसे ज्यादा मान्य मत है। It is the belief या it is the view that accepted most या ज़्यादा इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे अगर आप और बात करेंगे, ठीक है, आगे अगर और बात करेंगे तो हम देखते हैं कुछ और नामों के संदर्भ में भी। ठीक है, इसमें एक बात और बता दूं, जब ये गढ़ों की बात की गई थी, ठीक है, जब गढ़ों की क्या की गई थी? बात की गई थी, तब रायपुर के अधीन और बिलासपुर के रतनपुर राज्य के अधीन और रायपुर राज्य के अधीन कुछ गांवों की संख्या के बारे में भी कहा गया था। अगर रतनपुर की गांव के दो खंड बना लीजिएगा, एक रतनपुर राज्य के अधीन गांव या रतनपुर के अंतर्गत गांव, नंबर ऑफ विलेजेस अंडर रतनपुर स्टेट, और एक कर लीजिए रायपुर के अंतर्गत। तो अगर आप रतनपुर की बात करेंगे तो 3586 गांव थे, 3586 गांव थे। और अगर आप रायपुर की बात करेंगे तो वो था 2136 गांव। तो इस प्रकार उस समय कुल कितने गांव थे? तो आप इसको जोड़कर देख सकते हैं कितने गांव थे। तो आप आराम से बोल सकते हो कि उस समय गांवों की संख्या भी कितनी हुआ करती थी। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं, कुछ और भी मत देख लेते हैं। अगला जो है वो है मुगल काल में। इन मुगल पीरियड, तो देखिए मुगल काल में छत्तीसगढ़ के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था? रतनपुर राज्य का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? रतनपुर। इतना ही नहीं, अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उसमें भी यही टर्म का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। किसमें? अबुल फजल आईने अकबरी, उसमें भी। तो ये हो गया मुगल काल। तो अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल में क्या, तो मुगल काल में इस क्षेत्र के लिए रतनपुर शब्द का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, इन द आईने अकबरी ऑफ अबुल फजल दिस एरिया वाज टर्म्ड बाय रतनपुर। ठीक, ये तो हो गया कौन सा? मुगल काल में। अब मराठा काल की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग मराठा एरा, तो मराठा ऐतिहासिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग 1707 के सनद में मिलता है। 1707 के सनद में मिलता है। ये सनद क्या होता है? सनद का मतलब होता है दस्तावेज, आधिकारिक दस्तावेज, दैट इज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मराठा ऐतिहासिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग 1707 के सनद में मिलता है। द टर्म छत्तीसगढ़ हैज बीन यूज्ड ड्यूरिंग द मराठा पीरियड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ 1707। ठीक, एक विद्वान थे, विद्वान का नाम था कौन? काशीनाथ गुप्ते। तो इसका उल्लेख काशीनाथ गुप्ते ने अपनी रचना नागपुर
कर भोसलेयाची बखर में किया था। काशीनाथ गुप्ते had used the term in his composition नागपुर कर भोसलेयाची बखर। ठीक है, तो इन मराठा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट द फर्स्ट यूज ऑफ छत्तीसगढ़ इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ 1707 एंड दिस वाज यूज्ड बाय काशीनाथ गुप्ते इन हिज कंपोजिशन नागपुर कर भोसलेयाची बखर। ओके, तो इसको भी आप याद कीजिएगा। तो देखिए, मुगल काल में भी हमने देख लिया और साथ साथ हमने मराठा काल में भी देख लिया। अब हम देखेंगे ब्रिटिश काल में। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश काल में, तो ब्रिटिश काल में आपको याद रखना है बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। किसमें? बिलासपुर गजेटियर। तो इसको आप एक प्रकार से ऑफिशियल यूज भी कह सकते हैं, आधिकारिक प्रयोग भी कह सकते हैं। तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो बिलासपुर गजेटियर में क्या होता है? मिलता है। क्या हुआ था 1910 में? कब? 1910 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ने एक घटना का मेंशन किया था। वो घटना क्या था? आप जानते हो 1795 के दौरान, 1795 के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट, ये कैप्टन ब्लंट ने क्या किया था? वो जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे तब आपको मालूम होगा कि इस क्षेत्र में उस समय सूबा शासन था और उस सूबा शासन के दौरान यहाँ सूबेदार थे कौन? विट्ठलराव दिनकर। तो विट्ठलराव दिनकर के समय जो था दक्षिण वाले क्षेत्र में, अर्थात जो बस्तर वाला क्षेत्र है, वहाँ कैप्टन ब्लंट जो है वो बस्तर अंचल में बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका आदिवासियों ने क्या कर रहे थे? वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। अंततः कैप्टन ब्लंट जो है यहाँ से वो चले गए, अर्थात वो बस्तर प्रवेश की जो उनकी इच्छा थी, डिजायर थी, वो फुलफिल नहीं हो पाए एंड ही वेंट बैक। तो जब वो कैप्टन ब्लंट जो है वो छत्तीसगढ़ से राजमुंद्री की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया? इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो इसी का मेंशन मिलता है। ठीक है, और इस जो बिलासपुर गजेटियर के जो संपादक थे, एडिटर थे, उनका क्या नाम था? ए.ई. नेल्सन संपादक जो थे। ए.ई. नेल्सन। ठीक है, डन। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे कि कैप्टन ब्लंट का जो एक यात्रा था, जिसके कारण उनको आदिवासियों का बहुत ज़्यादा विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था, है ना। उस समय काकतीय शासक थे, ठीक है, बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक है, वो आप देखेंगे जब हम आदिवासी विद्रोह वगैरह पढ़ेंगे तब। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र था उसमें सूबा शासन था, और उस सूबा शासन के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो उस समय विट्ठलराव दिनकर का क्या था? शासन चल रहा था, मतलब वो सूबेदार थे यहाँ। तो ये हो गया आपका ब्रिटिश काल में। अब हम कुछ और मत देखेंगे, वो मत क्या है? तो देखेंगे, याद रखेंगे, आपने नाम सुना होगा वराहमिहिर, और वराहमिहिर की एक रचना थी बृहद संहिता। ये वराहमिहिर जो थे ना, ये भी गुप्त शासक चंद्रगुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के 9 नवरत्नों में से एक थे। जिस प्रकार कालिदास उनके एक नवरत्न थे, तो वराहमिहिर भी क्या थे? एक नवरत्न थे। तो वराहमिहिर ने बृहद संहिता जो कि उनकी रचना है, उन्होंने पूरे भारत में 283 राज्यों का क्या किया था? उल्लेख किया है।
कितने राज्यों का? 283 राज्यों का क्या क्या उन्होंने उल्लेख किया है। मतलब उनके अनुसार तत्कालीन भारत में कुल कितने राज्य हुआ करते थे? 283 राज्य हुआ करते थे। इन 283 राज्य में उन्होंने मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र के कुछ राज्यों का क्या किया उन्होंने उल्लेख किया है। वो मध्यवर्ती क्षेत्र के राज्यों के क्या क्या नाम थे? तो प्रमुख नाम थे, एक था दक्षिण कौशल, मैकल, त्रिपुरी, पुरिका, चेदी, विंध्यत्वारी, विदर्भ, दशार्ण, ठीक, विदर्भ, दशार्ण, ठीक है। और एक जो सबसे प्रमुख है वो कौन सा है आपका? है, ठीक है। ये बृहत संहिता जो कि वराहमिहि की रचना है, उन्होंने मध्यवर्ती क्षेत्र के इन राज्यों का क्या क्या उल्लेख किया है। साथ में उन्होंने दक्षिण कौशल जो कि हमारा वर्तमान छत्तीसगढ़ है, इसका उल्लेख किस दिशा में किया? मतलब छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल की अवस्थिति उन्होंने आग्नेय कोण में बताया। किस कोण में है? आग्नेय कोण। यह आग्नेय कोण किसे कहा जाता है? जो दक्षिण पूर्व को दिशा होता है, दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? आग्नेय कोण। जैसे अगर आप इसको ऐसा मान लेंगे तो ये दक्षिण है, दक्षिण का जो पूर्व दिशा है इसे क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की अवस्थिति, दक्षिण कौशल की अवस्थिति क्या बताया है? आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में उन्होंने बताया। देखिए जो हम अगला मत देखेंगे और आखिरी मत भी है, वो कौन सा? टॉलमी। आपने इनका नाम सुना होगा, जब भारत के इतिहास पढ़ते हैं तब इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। टॉलमी ने इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अधिष्ठी। अधिष्ठी। और अधिष्ठी कहने के पीछे टॉलमी का यह तर्क था कि यहां अधिष्ठान पर्वतमाला थी। अधिष्ठान माउंटेन रेंज। जस्ट बिकॉज ऑफ presence of Adhishtan mountain range, Ptolemy addressed this region by the name of Adhishti. But the view of Ptolemy cannot be accepted because किंतु टॉलमी के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कारण क्या है? क्योंकि परवर्ती समय में जो विभिन्न राजाओं के या विभिन्न विद्वानों के लेख या राजाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेख, दैट इज इंस्क्रिप्शन, ताम्रपत्र अर्थात कॉपर प्लेट, कहीं भी इस अधिष्ठि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित जो विभिन्न विद्वान थे या राजा थे, उनके किसी भी ताम्रपत्र में, लेखों में, अभिलेखों में, मुद्राओं में इस प्रकार के नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए टॉलमी का जो ये मत था कि इस क्षेत्र का नाम जो था वो अधिष्ठि था, उसको स्वीकार किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ का नामकरण जो था वो क्या था, मतलब क्या किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का अलग अलग समय में अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ों को बताया हूँ आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्री में या वनडे एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये आप अवश्य बताइएगा। अपने सुझाव, आपके सजेशंस का हमेशा मुझे हमेशा स्वागत है ना। और सकारात्मक सुझाव सबको अच्छे लगते हैं, है ना, तो मुझे भी ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है। और लास्ट में ये कहूँगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसको मुझे मेंशन करना ही पड़ेगा, कि आप अभी तक भी अगर हमारे इस दिल्ली आईएएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल के इस परिवार का हिस्सा अगर नहीं बने, सदस्य नहीं बने, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के पश्चात इस बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि और ऑल का ऑप्शन को अवश्य
अवश्य दबाइएगा और जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। तो आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। इस शुभकामना के साथ आज के वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।